नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड यूनियन पल्स पर एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, इससे पहली वाली वीडियो में हमने बताया था कि पिछली 22 तारीख को 21-22 तारीख को जो हमारी मीटिंग हुई थी शीर्ष मैनेजमेंट के साथ, उसके मिनट्स आए हैं और उन्हीं के संदर्भ में हम एक बार फिर मुखातिब हैं हमारे आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव श्री जहीर अहमद सर से। और कुछ मुद्दे पिछली वीडियो में कवर किए गए हैं, जिसको आप जा कर के देख लीजिएगा, जिससे आप जो है सारे मुद्दे के विभिन्न पहलुओं से मतलब रूबरू हो सकें, जिसमें आपका होटल लीज और तमाम मुद्दे हैं, ट्रांसफ़र पॉलिसी, इन सब की बात की गई है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे 22/2 के जो एक पैरामीटर सेट करने की बात है, उसकी बात कर लेंगे। TA3 स्टैग्नेशन की बात कर लेंगे, पे फिक्सेशन की बात कर लेंगे और एक OTA के लिए बात होगी कि शीर्ष मैनेजमेंट लेवल पर क्या बात हुई है। इसके अलावा आपका जो है QC से संबंधित FRK का मुद्दा है, उस पर बात हो जाएगी। बेशक एनुअल इंक्रीमेंट और बंचिंग तो है ही, उसकी भी बात की जाएगी। तो सबसे पहले सर मैं बात करूंगा जो है कि 22/2 पे जो पैरामीटर सेट किए जाने की बात की गई थी, हमारी डिमांड थी कि खुलेआम आप जो है रक्तपात नहीं करोगे। किसी को 50 साल की उम्र में नौकरी से निकाल देना, ये एक रक्तपात की ही संज्ञा दी जाएगी। तो इसमें क्या जो है बात हुई है सर 22/2 पर पैरामीटर सेट किए जाने के मुद्दे पर? 22/2 एक ऐसा मुद्दा है जी, ये भी उसी टाइप का मुद्दा है जिसमें ये लड़ाई हमें अकेले लड़नी पड़ी है बिल्कुल, कोई शक और नहीं। जब तक इसका एक जो है एक दिशा नहीं दिख गई तब तक इसमें कोई दिखाई नहीं दिया इस लड़ाई में किसी तरह से भी, और दिखाई भी दिए सिर्फ अपना एजेंडा पूरा करने के लिए। मैंने जबकि कहा था कि ये लड़ाई जो है सड़क पर उतर के लड़ने वाली नहीं है, ये लड़ाई बहुत कानूनी तौर पे लड़ने वाली चीज़ है। इसको जो है जितना हम लीगली लड़ेंगे उतना ही हम मजबूती के साथ इसको जीत भी लेंगे। इसमें एक लंबा संघर्ष रहा है, सभी ने देखा है, और उस बीच में मुझे बड़ा दुख है कि नॉर्थ जोन से बड़ी संख्या में लोगों को जो है नौकरी से बाहर होना पड़ा, और जो भी सिर्फ एक वजह थी कि उसमें नॉर्थ जोन में के अलावा जहाँ जहाँ पे भी हम लोग रिकग्नाइज थे वहाँ पर उस संख्या पर एक रोक लगाने में तो हम कामयाब रहे, लेकिन जहाँ हमारी रिकग्निशन नहीं थी डायरेक्टली, वहाँ पर एक बहुत बड़ा नुकसान हमें झेलना पड़ा है। और ज़िंदगी भर के लिए जो है एक बहुत बड़ा एक वो है कि आप उन लोगों को बेचारे, जिन लोगों की बड़ी जिम्मेदारियां थी परिवार के लिए, मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो एम्प्लॉयज़ के तौर पर जो है FCI का एक एसेट के तौर पे काम कर रहे थे, और उनको जो है नौकरी से भी बाहर होना पड़ा है। तो ये लड़ाई सिर्फ एक जो है एक सम्मान पाने के लिए नहीं थी, ये लड़ाई तो एक जो है किसी अपनी नौकरी को सुरक्षित करने की थी, और हर व्यक्ति को करनी थी, क्योंकि इससे कोई बाहर नहीं है, कोई भी बाहर नहीं है। एक होता है कि मेजर चार्जशीट होगी तब आप डिसमिसल होगे, तो मेजर चार्जशीट होगी या नहीं होगी ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का काम करते हो। रेगुलेशन 22(2) एक ऐसी चीज़ है जिसमें सभी को जाना है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का हो, चाहे वो कैटेगरी 1 और 2 हो, चाहे वो 3 और 4 हो, सबको जाना है उसमें, सबका रिव्यू होना है। उसमें एक सेक्शन बन गया कि कैसे होना है, वो सब अपनी अलग चीज़ें हैं। इसके जो पैरामीटर सेट करने का जो हमारी जो मकसद था वो सिर्फ ये था कि पैरामीटर इससे पहले नहीं था FCI का, 2021 से पहले कोई पैरामीटर नहीं था कि पैरामीटर उससे पहले था और वो ख़त्म कर दिया गया, पैरामीटर कभी नहीं रहा। लेकिन इसको इस तरह से यूज़ नहीं किया गया, एज अ टूल इस्तेमाल नहीं किया गया। एक विंडो खोल दी जो छूट गई, कि मतलब खुली छूट गई, जिसकी वजह से मतलब क्या मंशा थी लोगों को नौकरी से निकालने की, उसमें कामयाबी मिली अगर मंशा थी तो। और अगर आज ये देखा जाए, मेरा अपना जो एक डर है वो इस बात का है कि दोबारा से, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने एक लीगल एक उसके ऊपर मैनेजमेंट को एक जगह पर बांध लिया, नहीं करने दिया, आगे रोक लिया, बहुत बहुत जो है एक संघर्ष हुआ है इसके ऊपर। लेकिन भविष्य में ऐसी चीज़ें दोबारा ना हो, उस पर भी हमें चेक लगाना पड़ेगा, वहाँ रोकने के लिए एक प्रयास जो है वो करना पड़ेगा। और इस मीटिंग में हमने एक लंबा डिस्कशन, आप तो उस मीटिंग का पार्ट रहे, मीटिंग में एक लंबा डिस्कशन फिर से हुआ। तो इसमें जो बात यही तय हुई कि इसमें CGMs की मीटिंग जो है बहुत जल्द ऑर्गेनाइज करके उनको एक वर्कशॉप ये मैनेजमेंट करेगी उनके साथ, और कुछ चीज़ों पर उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि क्या उनको नहीं करना है,
क्या करना है ये तो एक अलग पार्ट होता है कि क्या कैसे देखना है किसी के रिव्यू को, कि लेकिन उसमें क्या नहीं करना है, इसके ऊपर जो है उनको एक इंस्ट्रक्शंस दिए जाएँगे, और जब ये मीटिंग हो जाएगी उसके बाद दोबारा से फिर हम डिस्कशन कर जो है कि उस पर जाएँगे कि हम कितना कामयाब रहे इसको जी। जो है करने के लिए। तो हमारा जो कई चीज़ें हैं उसमें जो है अगर आप देखेंगे कि हम लोगों ने उसमें सैंक्शन्ड लीव के ऊपर क्यों रिव्यू किया गया, ये भी हमने सवाल उठाए। बिल्कुल। आप कोई व्यक्ति जो है अगर मेडिकल पे रहा है 4 महीना, 5 महीना, आपने उसको भी जो है रिव्यू करके उसको कर भी जो है दिया वो उसने। किया। आपने माइनर चार्जशीट्स को कैसे आधार बनाया, जबकि माइनर चार्जशीट तो खुद में अपने आप में पेनल्टी उसका कहता है कि इसका जो प्रभाव है वो रिटायरमेंट पे नहीं जाएगा। हुँ, नॉर्मली रिटायर और रेगुलेशन 22(2) तो एक रिटायरमेंट का हुँ, ही एक पार्ट है। कोई पेनल्टी तो है नहीं। जी। रिटायरमेंट का एक सब जो है दूसरा एक सेक्शन है कि हुँ, रिटायरमेंट इस 60 साल की एज में होगा, रिटायरमेंट हो सकता है इस तरह से, हुँ, उससे पहले भी हो सकता है। तो रिटायरमेंट का ही तो एक पार्ट है, इसीलिए इसको पेनल्टी का रूप नहीं दिया गया है। तो जब ये रिटायरमेंट का पार्ट है तो आप माइनर चार्जशीट को क्यों इसमें कंसीडर करते हो? तो जब इन मुद्दों के ऊपर जो है मैनेजमेंट को भी बात समझ में आ ही चुकी है, तो अब जो है आने वाले वक़्त में एक एक हम लोग जो है एक ऐसा घेराबंदी तो कर ही देंगे डिपार्टमेंट के अंदर कि जो हमारा काम करने वाला एम्प्लॉयी है, जो ईमानदार है, जो काम हुँ, ईमानदारी से काम कर रहा है, बेवजह किसी को नुकसान ना हो, हम इसके लिए घेराबंदी करेंगे। ठीक है। इंश्योर करते हैं अपने एम्प्लॉइज़ को कि यहाँ किसी के साथ जो है ज़्यादती नहीं होगी। हुँ, और दुःख है हमें उन लोगों के लिए भी जिन लोगों का जो है पीछे नुकसान हुआ है, और मैं अभी भी रास्ता तलाश रहा हूँ उनके लिए कि उनको कैसे जो है राहत दी जा सकती है, कैसे उनको राहत मिल सकती है। तो बाकी जो है इसके ऊपर एक मीटिंग जो होनी है वो हो जाए, उसके बाद हम अगला डिस्कशन मीटिंग मैनेजमेंट के साथ उसके बाद होगा। जी। एक मुद्दा जो महत्वपूर्ण डिस्कशन वहाँ किया गया था, स्टैग्नेशन की बात, और ख़ास करके हमारे जो टिए 3 भाई हैं, क्योंकि वेल नोन है कि सबसे ज़्यादा जो स्टैग्नेशन से पीड़ित कोई कैडर है, तो वो यही क्यूसी कैडर है। हुँ। हालाँकि इतिहास रहा है, समय-समय पे ये हर कैडर के साथ, ख़ास करके डिपो क्यूसी के साथ आता रहा है हुँ। कभी। तो स्टैग्नेशन के मुद्दे पर क्या बात हुई और क्या राहत कैसे किस प्रकार से जो है हमें मिलने वाली है, उसके बारे में सब बताइए? स्टैग्नेशन की लड़ाई भी जो है आशीष जी जो है इसमें बहुत सारे पहलू हैं। हुँ, हम किस तरह से उसको जो है अचीव करें कि एम्प्लॉइज़ का जो फ़ायदा है ना, वो फ़ायदा इस तरह का हो कि फिर वो फ़ायदा बरकरार रहे, परमानेंट रहे। परमानेंट रहे। हम रेशियो रिवीजन का एक अच्छा एक हुँ, वो है, रेशियो रिवाइज़ करने के लिए भी जो रेशियो रिवाइज़ होना है क्योंकि वो एक पूरा स्ट्रक्चर चेंज होना है, तो हुँ, वो ऑलरेडी उसके ऊपर तो पूरी सैंक्शन स्ट्रेंथ के ऊपर बात करनी पड़ेगी। फिर वो सैंक्शन क्योंकि हमें जो हुँ, जिस तरह से मिली है, हुँ, 235 दिखा कर के मिली है जो सैंक्शन स्ट्रेंथ, फिर उसमें अगर हम जो है दूसरी सैंक्शन स्ट्रेंथ पे जा रहे हैं, तो हमको फिर वो रिवाइज़ कराना पड़ेगा पूरा का पूरा। स्ट्रक्चर चेंज होगा, तो वो एक अलग पार्ट है, उस पे भी काम आप पहले ही बताया गया है कि जी, जैसे ही जो रिकमेंडेशंस हैं सीजीजी की जो फाइनल उस पे जाएँगी, हुँ, तब हम ये डिस्कशन में जाएँगे उसके ऊपर, और मैनेजमेंट ने उसको नकारा नहीं है। स्टार्टिंग से ही वो हमारी जो डिमांड है, वो बनी हुई है। लेकिन इस बीच में जो राहत है, वो राहत हम कैसे लेके आएँ जी, एम्प्लॉइज़ के लिए? अब राहत 2-3 तरीके से होती है। उसमें राहत जो है एक तरह से एम्प्लॉयी ये डिमांड कर रहा था कि जो है उसको एज़ अ टीए 2 उनसे सम्मान मिलना चाहिए, वो हुँ, नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उसको प्रमोशन नहीं हुआ। तो हम लोगों ने फिर जो है इसके ऊपर उनका ये था कि भई जो है उनसे भी वैसे ही काम कराया जाए। टीए 3 के से भी हुँ, वैसे ही काम कराया जाए, उनको काम नहीं कराया जाता उनसे। परमिशन उन वगैरह की परमिशन बात जैसे हो की जाता है, गई। जैसे जी, वही आप परमिशन नहीं होती है तो फिर वो उनसे कहा जाता है कि आप किनारे बैठो, सारा बर्डन जो है वो हुँ, अच्छा दोनों को ही बर्डन है। बिल्कुल। इसका मानसिक एक तरह से जो है इसका जो है वो हो रहा है, हुँ, और जो काम जिसको करना पड़ रहा है टीए 1 और टीए 2 को, उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। हुँ, एक बर्डन है उसके ऊपर, और ये बर्डन क्या है कि एक मजबूरन क्योंकि काम उसको आपको टाइमली जो है कंप्लीट करना है, बिल्कुल, तो वहाँ पर आपकी जो एफिशिएंसी है उसमें जो है कहीं न कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको। होता है, कॉम्प्रोमाइज़ कंप्रोमाइज़ होता है। होने लगता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ओवरऑल एक उस पे लाने के लिए हमने फंक्शनल अपग्रेडेशन की एक डिमांड पीछे रखी थी। जब हुँ, इससे पहले जब कमेटी नहीं बनी थी हुँ, तब हुँ, की हुँ, बात है। फिर एक कमेटी बनी, कमेटी भी बना करके उसको जो है जो डेटा जाना था डेटा भी पहुँचवा दिया गया। फिर फाइनली हुँ, जब इस मीटिंग में जब हम लोग पहुँचे थे,
तो वहाँ पर ये बात हमें बताई गई कि डेटा सब आ चुका है, एक फाइनल एक जो है होना है और उसके ऊपर कमेटी की जो रिकमेंडेशन है वो दे देंगे। तो मेरे मन में तब भी सवाल था कि ये क्या ये कमेटी ये पूरा कर पाएगी इस जो है जो दिक्कत है, क्योंकि वो टोटल मैंने सवाल पूछा था वहाँ पर, आप तो थे ही, कि जो है क्या आप कैसे जो है इसको जो है चेक करोगे इस बात को कि आपने स्टैग्नेशन को ख़त्म कर लिया है। क्योंकि आप एक एक नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ को तो आप राहत दे पाओगे, बहुत ज़्यादा संख्या नहीं निकल पाएगी उनकी। नहीं निकल पाएगी, आप फिर ऊपर से बचे। शुरू करोगे, प्रमोशन अगर देना शुरू करते हो किसी को, प्रमोशन के जो है एवेन्यूज़ बना रहे हो आप, कैटेगरी 1 में, कैटेगरी 2 में, उसके बाद वो जगह बनती जा रही है और फिर प्रमोशन होता जा रहा है। तो वो मुझे नहीं लगता है कि वो एक कोई राहत दे पा रहा है। मेरा अपना जो डर था मैंने उनके सामने रखा इस बात को। तो ओवरऑल जो निकल के आया आपके सामने था कि उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, इतने बड़े संख्या में तो हम राहत नहीं दे राहत नहीं पाएँगे दे जो राहत है। फिर राहत है कहाँ पर हमारे लिए? फिर राहत तो हमारे पास कैसे आएगी? फिर राहत तो हमें ऐसी भी लानी है कि ऐसा नहीं है कि इतने जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो जो है वो तो जो है प्रमोट हो जाएँ, उसके बाद वालों को क्या करेंगे हम? अगर वन टाइम ही हम लेके आएँगे तो फिर हम आगे फिर उनके पीछे वालों को क्या करेंगे? वो फिर स्टैग्नेट हो जाएँगे, स्टैग्नेशन को उनसे बाहर कैसे निकालेंगे स्टैग्नेशन को? फिर उनके सामने एक प्रपोज़ल जो है रखा गया, आप तो पार्ट थे वहाँ पे। प्रपोज़ल इस बात का रखा गया कि एड हॉक प्रमोशन जो है उनके लिए लाया जाए और एड हॉक प्रमोशन को इस तरह लाया जाए कि उनको सारी फैसिलिटीज़ जो इनको मिलनी है यहाँ से, जो एज़ जो है एज 2 या एज 1 वो उनको प्रोवाइड की जाए, जब तक कि उनका फाइनली प्रमोशन नहीं आ जाता है। क्योंकि आप सारा सिर्फ़ वैकेंसी ना होने की वजह से ही तो प्रॉब्लम है सारी। आप भी चाहते हैं कि प्रमोट हो जाए, लेकिन आप वैकेंसी की वजह से आपके हाथ बन जाते हैं। आप एसआईएस देते हैं तो आप सारा प्रोसीजर पूरा जो है बनाते हैं कि उसमें आप विजिलेंस भी देख रहे हैं, आप कंडक्ट भी देख रहे हैं। उसके बाद फिर आप उसको एक इंक्रीमेंट तो देते हैं, लेकिन आप उसको जो है वो सम्मान नहीं मिलता। तो वहाँ पर जो है ये डिमांड को उन्होंने जो है माना है इस बात को कि हाँ, ये जो है इस बात को ये बेहतर है कि ये डिपार्टमेंट के लिए भी फ़ेवर में है और एम्प्लॉयी के भी फ़ेवर में है। तो कहीं न कहीं हम इंश्योर कर पाएँगे इस बात के लिए कि हम स्टैग्नेशन के ऊपर कुछ राहत अभी बना ले गए। और वो ऐसी राहत है कि वो उस राहत में हर वो एम्प्लॉयी आ जाएगा जो स्टैग्नेट हो रहा होगा। तो ये अच्छा रेशियो रिवीजन जहाँ तक है वो बात का एक सब्जेक्ट है, उसके ऊपर जो है ऑलरेडी मैनेजमेंट जब सीजीजी फाइनल कर रहा होगा तो फिर उस पे तो हमें देखना ही देखना है। लेकिन तब तक के लिए इसी चीज़ के ऊपर हमारे पास राहत अगर आ जाती है, तो ये चीज़ हो जाती है। अच्छा हाँ, दूसरी चीज़ है मैं बताऊँ कि इसमें जो चावल की रिसीट की मैटर है, उसमें मैनेजमेंट ने तो पीछे भी मीटिंग में हमसे इंश्योर किया था और इस बार फिर एश्योरेंस मिला है कि हमने किसी को अगर किसी का भी आता है तो हम उसको परमिट करेंगे, किसी का भी आता है। कोई इफ एंड बट नहीं रखेंगे उसमें और उस पर जो है हमने सारे जो है रीजन्स को एक मैसेज दिया था। उसपे हमारे यहाँ से भी जो है यूपी से भी गया था, जो है चला गया यहाँ से, हरियाणा से भी मैंने देख लिया था। तो वो परमिशन जो है आने वाली भी है, इन लोगों को परमिशन मिल जाएगा इस बार के चावल को जो है लगाने के लिए भी। बाकी और जो राहत है उसके लिए हम काम कर रहे हैं। ईश्वर ने चाहा तो उसके ऊपर भी जो है बहुत जल्द एक रेज़ोल्यूशन जो मिला है यहाँ से उसके ऊपर एक आउटकम डायरेक्टली मिलना शुरू हो जाएगा, एक रिज़ल्ट के तौर पे। जी। मतलब ये जो क्यूसी कैडर में स्टैग्नेशन की समस्या है, ये काफ़ी हद तक पहले अगर रेशियो रिवीजन पे जाते तो एक फिक्स संख्या ही उसमें आ पाती, लेकिन ये और एक लेटर भी इसके लिए इस मतलब वहाँ सजेशन मौखिक रूप से दिया ही गया था। वो तो ऑलरेडी दिया ही गया, वो तो हाँ, पहले भी हम लोगों ने कहा था, इस मीटिंग में भी रख जी। दिया, इसके मिनट्स में भी आप देखेंगे हाँ, तो इस बात को मेंशन कि एड हॉक प्रमोशन का वर्ड मेंशन करवाया मेंशन गया किया है। गया है। तो वो कहीं न कहीं मैं कह तो रहा हूँ ना, ये जो मिनट्स हैं ये 100 साल के लिए जो है ऐतिहासिक है। लोगों के लिए जो आने वाली लीडरशिप भी होगी उसके लिए भी बहुत एक जो है समझ करके चीज़ों को देखने का, मैनेजमेंट के लिए भी होगा कि वो भी इसी तर्ज पे काम करे, कि बहुत क्लियर होकर के चीज़ों को लेके जो भी आपसी एक जो है बातचीत है ना, वो बातचीत पेपर पे उसी तरह आनी चाहिए। इधर-उधर की बातें जो है नहीं करनी चाहिए उसमें। जी। अब एक मुद्दा है कि जैसे जो सैंक्शन स्ट्रेंथ की बात है, उस पे सीजीजी रिपोर्ट की क्या है सच जो है मतलब जो कि काफ़ी घातक कुछ घातक क्लॉज भी हैं उसमें जो है मतलब उनकी अनुशंसाएँ हैं रिपोर्ट में, जो एफसीआई के लिए लॉन्गर वे में काफ़ी घातक हो सकती हैं। तो क्या उस रिपोर्ट को सैंक्शन स्ट्रेंथ के जो है दायरे में उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एफसीआई एज़ सच जो है लागू करने जा रही है? कैसे ऐसा क्या? कुछ नहीं है। ये सब सिर्फ़ अफ़वाहें हैं। ऐसा कुछ लागू करने की जो बात है, पीछे भी जो हमने ये बात
जो है, क्योंकि डर तो है ही, है। शुरू से जब ये आई है सीजीजी जो आई थी तब भी एक डर था, उसके रिपोर्ट देने से पहले जो डर हमने बताया था, सेम उसी पैटर्न पे उसने जो है अनुशंसाएँ दी थी। जी। बहुत सारी कुछ अच्छी भी बातें कही हैं और बहुत बुरी बातें भी बहुत कही हैं। बुरी बातें कही। तो बुरी बातें इस तरह से हैं कि आपकी सबसे पहली जो मुख्य बात उसमें है कि आपकी सैंक्शन स्ट्रेंथ को कम करके 12,000 वैकेंसीज़ को कम करने की उसने बात करी है आपकी। वो एमआईपी को ही सैंक्शन स्ट्रेंथ बनाने के लिए अनुशंसा करता है वो। तो उस पर ही एक कमेटी को जो है गठन किया गया कि इसको जाँचने के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट ने हमारे जो हमारे स्टैंड थे उसको समझा था उस टाइम पीछे भी। तो कमेटी, क्योंकि पीछे का जब आप मिनट्स उठाएँगे, जब इससे पहले वाला 8 अप्रैल की जो मीटिंग हुई थी, तो वहाँ पर भी इस बात को कहा गया था कि हमने कमेटी का जो है गठन कर दिया है, इसको जो है देखने के लिए। बहुत स्पेशली लिखवाया था। इस बार की मीटिंग से पहले भी कई तरह की जो अफ़वाहें इस तरह से फ़ील्ड से आई कि मार्च 2025 में फाइनल होने जा रहा है, वो मिनिस्ट्री को भेज दिया गया, वो भी फाइनल होने जा रहा है। तो उसको जो है ना, उसको वहाँ पर एक रोक लगाने के लिए हमने जब इस पे बात एक एक जो है अपना स्टैंड जो क्लियर किया, मैनेजमेंट ने भी उस पे कहा कि नहीं, हम पहले भी जो है जो हमने बात की थी वो हमने उस बात पे हम खड़े हैं। तो हमने उनके सामने बात रखी। आप उस मिनट्स में देखेंगे कि उसमें मिनट्स में साफ उन्होंने लिखा है कि कोई भी ऐसी रिकमेंडेशन आर्बिट्रेरली जो है लागू नहीं किया जाएगा और हम नहीं मानेंगे उसको। ऐसी किसी भी रिकमेंडेशन को हम नहीं मानेंगे। तो वहाँ पर हम सजग हैं, सर्विस कंडीशन से रिलेटेड मैटर है। अब मुझे लगता है कि पिछले 2 साल, 1.5 साल के अंदर हमने जो है इस जगह जगह जाकर जहाँ खड़ा है मैनेजमेंट, यूनियन ने जहाँ खड़ा किया है, वहाँ से अब मैनेजमेंट जो है सर्विस कंडीशन में किसी तरह के बदलाव के पहले वो जो स्टेक होल्डर है यूनियन, रिकॉग्नाइज्ड यूनियन, उसके साथ वो वार्ता करेगा, उसके बाद ही वो आगे बढ़ेगा। और उसके लिए भी हमारे पास अगर है, अगर वो हमारे अगेंस्ट है, तो हमें कैसे डील करना है, हमें उसको जो है देखना, टैकल करने के लिए हमें हमारे पास एक ब्लूप्रिंट तैयार है, ब्लूप्रिंट उसके लिए। बाकी किसी डरने की ज़रूरत नहीं है। सीजीजी ऐसी कोई भी रिकमेंडेशन का जो है कोई अप्रूवल या प्रपोज़ल जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है मिनिस्ट्री से, और अभी सब कुछ जो है वो अंडर एग्ज़ामिनेशन ही है, सब कुछ। किसी को कुछ नहीं हुआ। हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं, उनके पे फिक्सेशन की बात जो है पिछले जो मिनट्स आए थे उनमें विभिन्न न्यायालयों में लंबित होने की बात कहा गया था। और हालांकि एक तथ्य ये भी है कि जो जितने भी न्यायालय में लंबित हैं उसमें भी कहीं ना कहीं वो जो रोल है वो फिर वही जो कर्मचारी विरोधी, मतलब यूनियन की जगह मैं उनको, जैसे आपने एक नया टर्म लाया स्टैग्नेशन का, स्टैग्नेशन के उसमें एडहॉक प्रमोशन, तो ये लोग तो मुझे लग रहा है यूनियन का काम तो कर नहीं रहे, एडहॉक यूनियन वाले बन गए हैं कि मतलब परमानेंट एक जो रेगुलर काम करना होता है, तो उस पे भी उन लोगों ने ही जो है मतलब अलग-अलग से खड़ा कर दिया था इंडिविजुअल केसेस जो है कि विभिन्न न्यायालयों में। तो इस पे एक्स सर्विसमैन के पे फिक्सेशन पे क्या रवैया है मैनेजमेंट का और कैसे? देखिए आशीष जी, मैं पहले भी कह रहा हूँ, मैं लोगों को बताता रहा हूँ कि कोर्ट्स जो हैं जी। बहुत बड़े डिसीजन की तरफ बहुत बहुत रेयरली जाता है कि बहुत एक तरफा कोई डिसीजन करके दे दे वो, और वो हमेशा जो है एक बीच का रास्ता ही अपनाएगा। कोर्ट आज के टाइम पे यही चल रहा है, कोर्ट बीच का रास्ता अपनाता है। कोर्ट क्या कर रहा है कि कोर्ट जो है वो उसकी जो जो पिटिशनर है उसको कहता है कि आप रिप्रेजेंट कर दो, मैनेजमेंट से कहता है आप इनके रिप्रेजेंटेशन पेपर और डिसीजन कर दो, और वो उसको बंद कर देता, कहता दोबारा आना। दोबारा कौन इतनी मेहनत करके दोबारा से जाएगा जब एक स्टेज पर आप पहुंच चुके हो केस को लेकर। ऐसा ही केरला हाई कोर्ट के साथ भी हुआ है। केरला हाई कोर्ट का जजमेंट आप देखेंगे, उसमें भी सेम इसी उस पर जो है उसने जो यही डिसीजन किया, मेरिट्स के आधार पर, रूल्स और रेगुलेशन जो एफसीआई के पास हैं उनके आधार पर उसको डिसीजन करने के लिए बोल दिया। अब अगर देखा जाए तो मेरिट के आधार पर और डिसीजन जो है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या हैं, वो तो वही है, नहीं करने वाले। तो वो उसके आगे कहाँ जाएगा, वो तो वैसे उसमें स्पीकिंग ऑर्डर वैसे भी कर देगा। लेकिन फिर जो है फिर बाद में फिर से ओपन करता है कोर्ट केस के बाद फिर से आओ। यहाँ पर हमें ऐसा नहीं कि हम लड़ाई जो कर रहे हैं वो गलत ही होनी है। हम ये कहते हैं कि आप लड़ाई कर रहे हो तो आप उस लड़ाई के पैरेलल में ये भी देखते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़ाई इस दिशा में चली जाए, तो उससे हमें एक जो है और भी मोर्चा जो है बना के रखना चाहिए। यही आपकी दूरदर्शिता होती है कि आप वहां पर कहाँ से जो है अपने काम को पूरा कराना है। पीछे भी जब मीटिंग हुई थी, जब जब आपको मिनट्स पीछे वाले, क्योंकि क्लियरली 27 दिसंबर वाली मीटिंग में जब ये तय हो गया था कि इसको दोबारा से मिनिस्ट्री को भेजा जाएगा, लेकिन लीगल सेक्शन ने उसके ऊपर जो है वो लगा दिया था, नहीं हो पाया। फिर 8 अप्रैल को क्लियर कर दिया उन्होंने कि कोर्ट में पेंडिंग है, तो इस जंक्चर पे हम जो है नहीं जा सकते क्योंकि हमारा स्टैंड बिल्कुल आ चुका है। इस मीटिंग में क्योंकि हमारे पास एक जजमेंट इस तरह का था जहाँ पर ओपन हो रहा था। जी।
मैनेजमेंट ने फिर वही कहा था, आपको तो ध्यान है, मैनेजमेंट ने कहा था कि हमारे लीगल सेक्शन इसको अलाउ नहीं कर रहा है भेजने के लिए। तो हमने उनसे कहा था केरला हाई कोर्ट का जजमेंट जो है, तो उन्होंने कहा था जजमेंट ऐसा नहीं है। हमने कहा था बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम भी कहते हैं ऐसा नहीं है कि वो आपको कहता है कि आपको देना है, बिल्कुल। लेकिन वो जजमेंट क्या करता है, वो जजमेंट एक जगह पर आपके लिए वही बात कहता है जो हम आपसे कह रहे हैं, अवसर देता है कि आप इसको दोबारा से मिनिस्ट्री को जो है अप्रोच करिए इस मैटर के ऊपर, हो सकता है कि रास्ता बन जाए। अब उस जगह पर जब हमने उनसे ये बात की उस तरह से समझाने की, और उनको जजमेंट की कॉपी भी तुरंत दी, और उसके बाद फिर उनको ये बताया भी कि इसमें आपको जो एनालिसिस है वो आप ही को करना है, हेडक्वार्टर को ही करना है। रीजनल लेवल पर जो है आप कुछ नहीं कर पाओगे। रीजनल लेवल का जीएम क्या करेगा? जीएम तो कहेगा मेरे पास हेडक्वार्टर के इंस्ट्रक्शन है, मुझे नहीं करना है। वो डिसीजन तो खत्म हो जाएगा। आपको जब डिसीजन लेना है तो आप डिसीजन फाइनल करने से पहले एक बार फिर से जो है आप मूव कर जाओ, क्योंकि आपको यूनियन भी अप्रोच कर रही है यहाँ पे इस बात के लिए कि आपको क्लैरिफिकेशन एक बार दोबारा से लेना चाहिए, और प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ लेना चाहिए। जो कमी रह गई हो, पीछे भी 2018 में बहुत डिटेल्ड लेटर गया था। एम्फेसाइज किस चीज़ को करना है वहाँ पे, वो चीज़ को हमें देखना होगा, और उसके बाद जो है क्लैरिटी लेने के लिए जब हम पहुँचेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पर क्लैरिटी आ जाए इस जगह पे। तो यहाँ पर मैनेजमेंट ने इस बात को एक्सेप्ट किया है दोबारा से मिनिस्ट्री को इसको फॉरवर्ड करने के लिए। उसने कहा हम एग्जामिन करा करके इसको हम जो है आगे भेजेंगे। जी, तो मतलब पीछे भी आप पे फिक्सेशन पे जाएंगे तो कई वीडियोज मिलेंगे, और हमारे एक सर्विसमैन की ये जो लड़ाई है ये हमारी अपनी लड़ाई है। इसको हम लोग सीरियसली जो है इसको परस्यू कर रहे हैं, आगे भी उम्मीद करते हैं कि बेहतर इस पे हम कुछ लेके आएंगे। एक जो मुद्दा है जिस पे वहाँ जो है बात हुई थी ओटीए की, ऐसा कोई मतलब अगर आप देखेंगे ओटीए का जो विषय है वो ऐसा विषय है कि इस पे कोई नया नियम कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा से जो समस्या रही है वो ये रही है कि जो ओटीए के सर्कुलर्स हैं समय समय पे जो निकले हैं उनको इंटरप्रिटेट करने या इंटरप्रिटेट करने के बीच में जो एक एम्बिग्युइटी बनने की जो गुंजाइश होती है, जहां लोअर मैनेजमेंट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल्स की मैनेजमेंट है वो जो खेला कर जाती हैं, उस गुंजाइश को खत्म किए जाने के लिए हम लोग की शुरू से प्रयास रहे हैं, और इसी प्रयास के अंतर्गत समय समय पे हम लोगों ने उसको पुनर्वितरित करवाए जो सर्कुलर्स थे, रिट्रेट करवाए कि जो है आप इसको एक बार फिर से जो है सर्कुलेट करो। तो अब समस्या ये आती थी उस सर्कुलेशन में, दोबारा जो सर्कुलेट किया जाता था उस सर्कुलर को, कि उसमें लिख दिया जाता था कि इस सर्कुलर के अनुसार देना सुनिश्चित करें। अब उस सर्कुलर को कोई आदमी जो है अलग ढंग से पढ़ रहा है, कोई अलग ढंग से, कोई अलग ढंग से। तो तमाम कर्मचारियों के माध्यम से, हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटियों के माध्यम से ओटीए के भुगतान में तमाम विसंगतियों की सूचना समय समय पे आती रही, जिसपे हम लोग पीछे आरएलसी में इस मुद्दे को लेके गए थे उत्तर प्रदेश के स्तर पर, और वहां से एक समाधान भी लेकर आए थे। और मुझे लगता है खास करके उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा, स्वयं बीकेएन के संघ की भी इतिहास में, हम लोग के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, कितना क्लियर कट एक दिशा निर्देश गाइडलाइंस निकले हैं ओटीए के संदर्भ में, जिसमें आप देख सकते हो कि ये नहीं कहा गया है कि अमुक सर्कुलर के अनुसार जो है देना सुनिश्चित करें, जिसको कोई कुछ पढ़ रहा है। उसमें कहा गया है कि आप जो है छुट्टी के दिन में हॉलीडे, गस्टेड हॉलीडेज, संडे, सेकंड सैटरडे, ये सब बातें उसमें कही गई कि आप रैक्स और इन सब चीजों के लिए आप दोगे ओटीए, अगर बुला रहे हो, गोदाम खुलवा रहे हो, इन सब चीजों के लिए दोगे ओटीए, स्पष्ट कहा गया है। तो इसी क्रम में हम लोग का एक प्रयास था कि नेशनल लेवल पे भी एक गाइडलाइन निकाली जाए जो स्टैंडर्ड हो, कि मतलब मानक हो एक पूरा हर जगह जो है, तो उसको आप एफएक्यू भी कर सकते हो कि सारे सवालों का जवाब उसमें हो। तो इसमें क्या जो है मतलब मैनेजमेंट का वो है, उनका स्टैंड है, कब तक वो कह रहे हैं निकालने के लिए या कुछ राहत देने के लिए इस पे? आशीष जी, इसका ओटीए का मामला बड़ा जो है संवेदनशील है जी, क्योंकि आदमी का जो ओटीए है वो कोई अलाउंसेस की स्टडीज में तो आता नहीं है, उसका अपना काम के बदले पैसे का मामला है। क्योंकि सभी जो नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो कैटेगरी 1 ही क्यों ना कर रहा हो, सब काम के बदले पैसा पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो अब एफएक्यू की जो आपने बात कही है, उस एफएक्यू में क्या है कि ये एफएक्यू का शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई है
घूम घुमा करके। जी। जब हम यूपी में हम लोग जब देख रहे थे, हम्म। तो इस यूपी से ही हमने एफएक्यू बना करके और अपनी मैनेजमेंट को दिया। हम्म। मेरे ख्याल से 2 साल हो गए, 2 साल से पहले हाँ। करीब दिया। फिर वो यूपी की मैनेजमेंट ने कहा कि हम जो है निकालने में सक्षम नहीं है। उसने हेडक्वार्टर को भेज दिया। हेडक्वार्टर में गायब हो गया, नहीं मिला, कुछ भी पता नहीं चला। उस 2 ढाई साल पहले की बात है। अच्छा, वो बहुत क्लियर, एक क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि आपके जो सर्कुलर्स हैं, सर्कुलर की भाषा, जब तक हर आदमी वो अपने हिसाब से ही पढ़ता है उसे। जो देने वाला है वो चाहता है कि ना देना पड़े, जो लेने वाला है वो उसकी तो भाई काम करने के बाद उसको लेना है, इसलिए वो कहता है मुझे दो। और सर्कुलर को अगर देखा जाए तो सर्कुलर को अगर ठीक ढंग से ना पढ़ा जाए तो दोनों ही अपने अपने क्लेम करते हैं अपने तरीके से। कोई किसी वजह से पैसे काट रहा होता है, कोई किसी वजह से जो है पैसे का जो है भुगतान नहीं कर रहा होता है। और ये बहुत गलत चीज़ थी, एम्प्लॉय के अगेंस्ट था पूरी तरह से, एक हैरेसमेंट है। तो ये जब यूपी से हम लोगों ने इस एफएक्यू को शुरुआत की, उस पे कोई रिजल्ट पहले नहीं आया, 2.5 साल करीब हो गए। फिर हम लोगों ने जब जब एनईसी देखना शुरू किया, तो ये प्रॉब्लम क्योंकि आ ही रही थी, तो एनईसी के तौर पर फिर हम लोगों ने फिर से एफएक्यू की जो है उसको मैनेजमेंट के सामने रखा। और वो उस पर जो है काम भी शुरू होने लगा था, क्योंकि बहुत एक पूरे इंडिया के लिए एक एफएक्यू निकालना एक इतना आसान चीज़ नहीं है। तो उस पर जो है एक एक एग्ज़ामिनेशन शुरू हुआ। उसी बीच में आप देखेंगे कि आगरा और कुछ जगह पर यूपी में बड़ा जो है बहुत बड़ी आवाज़ें उठने लगीं कि जी, ओटीए के एजुकेशन भुगतान की से बात आने संबंधित। लगी थी उसमें। तो उस पर क्योंकि कंडीशन में क्या था कि वहाँ डिले हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे जो है और भी इश्यूज़ थे जिसकी वज़ह से एफएक्यू नहीं जारी हो पा रहा था। तो उसमें क्या हुआ, हम लोगों को जो है मजबूरन हमारी रीजनल कमेटी को जो है आरएलसी की तरफ जो है जाना पड़ा। और आरएलसी से मुझे लगता है कि ये 23 सितंबर वगैरह टाइम था, 23 सितंबर या 27 सितंबर, मुझे डेट सही नहीं याद आ रही है। सितंबर के ही लास्ट का महीने में कुछ डेट थी। उसमें जो है एक सेटलमेंट होता है मैनेजमेंट और यूनियन के बीच में, और ख़त्म होता है मामला वहाँ से। यूपी मैनेजमेंट को ये जो है वहाँ एश्योर करती है कि हम एक क्लैरिफिकेशन जारी करेंगे अपनी तरफ से। और हुआ भी, वहाँ से सेटलमेंट करा के जब हम लौट के आए, तो 10 तारीख को शायद जो है वो मैनेजमेंट ने अपने वीसी की सारे डीएम्स के साथ, और उसने एक जो है एक इंस्ट्रक्शन सबको दे दिए कि पेमेंट किस तरह से करना है। और उसके 3-4 दिन के बाद क्लैरिफिकेशन रिटन में, क्लैरिफिकेशन जैसे आपने कहा कि इतिहास में, यूपी के इतिहास में ऐसा नहीं, मेरे तो अपने इतिहास में ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं जब से नौकरी देख रहा हूँ, मेरे अपने इतिहास में ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन इस तरह का इतना बड़े, क्लियर क्योंकि कट हर नहीं एक आया। एक पॉइंट के ऊपर तो भले ही कह दिया गया कि टूर के दौरान दिया जाएगा, ऐसी चीज़ें आती रही हैं। लेकिन जिन चीज़ों पे मेन दिक्कतें थी, एक एक जो है रेक के दौरान आदमी काम कर रहा है, उसको पेमेंट नहीं हो रहा। एक जो है सीलिंग का मैटर फँसा हुआ है, उसपे जो है पैसा जो है नहीं दिया जा रहा। तो वो उस पूरा क्लैरिटी लाते हुए उसमें जो है लोगों को जो है दे दिया गया। ठीक है, ये लोकल लेवल पे हो गया। लेकिन हमारा प्रयास सिर्फ़ यूपी तक के तो सीमित नहीं रखना है ना, हमारे लिए तो पूरे इंडिया के कर्मचारी कर्मचारी के तौर पर हैं, और उनके सामने जो समस्या है, उनको समस्या का समाधान हमको कराना है। इसलिए हमने हेडक्वार्टर लेवल पर जो हमारा ये पेंडिंग था इश्यू, इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया। बहुत एक लंबा डिस्कशन हुआ इसमें, क्यों, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्यों दिक्कतें हैं। इन सब चीज़ों पर होने के बाद मैनेजमेंट ने उस एफएक्यू को जो हम लोगों ने दिया था, उसको जारी करने के लिए, अपना क्लैरिफ़िकेशन जारी करने के लिए उसने अपनी सहमति दे दी, और उन्होंने एक जो है एक डेट भी बता दी है कि दिसंबर 2024 तक ये हम जो है फाइनली इसको हम जारी कर देंगे। तो दिसंबर के बाद कोई भी जो है, मुझे लगता है कि कहीं पर भी, पूरे इंडिया में कहीं पर भी इस तरह की कोई दिक्कतें नहीं आने पाएँगी कि जो जिनको पेमेंट एम्प्लॉइज़ का रोक लिया जाता था। बहुत क्लियर कट आएँगी चीज़ें लोगों के सामने, और बहुत राहत मिल जाएगी एम्प्लॉइज़ को इस चीज़ पर। तो वेट करें दिसंबर 2024 तक जो है इसको फाइनल उस पे कंडीशन पे जाने में उन्होंने बोला है, फाइनली वो जारी कर देंगे इसे। चलिए, मुझे लगता है कि उम्मीद यही है कि एक यूनिफ़ॉर्म जो हाँ, हाँ, आ यूनिफ़ॉर्म जाएगी जो एक है, एक तो अप्रोच की ओटीए तरफ ही बढ़े। भुगतान के लिए बिल्कुल। राहत मिल जाएगी। और एक मुद्दा था पीछे, ख़ास करके हरियाणा में, पिछले साल जो राइस के प्रोक्योरमेंट के दौरान, उसमें एफआरके से संबंधित जो ये रिफ्लेक्शन होता है एफआरके, उसको लेकर के, एक उसको मैं वर्ड कहूँ विक्टिमाइजेशन कहूँ या हैरेसमेंट वर्ड कहूँ, जो है दोनों ही सही हैं, कि चूँकि वो ऐसी जो है मतलब ऐसा रिफ्लेक्शन है, उसमें 0.90% से लेकर के 1.2, उससे पहले तो 1.1 ही था।
उसके बीच ही लाना रहता है। मतलब और वो जो है श्योर हो नहीं सकते आपकी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसको लेकर के हमारे एजेंडे में जो है ये एक पॉइंट था, बिंदु था, क्योंकि हमारी हरियाणा की जो कमेटी थी उसने इसको जो है बखूबी वहाँ के मैनेजमेंट को भी लिखा था। फिर आगे की कार्रवाई के लिए एनईसी को भी पत्र लिखा था, जिसको आपने आगे भेजा था जो है शीर्ष मैनेजमेंट पे। इस पर क्या कैसे राहत रही वहाँ जो है? इस पर तो आपको खुद अपडेट देना चाहिए आशीष जी। आप तो मीटिंग बिल्कुल में भी रहे हैं और आप टीए संपर्क से भी आते हैं, जी चीज़ों को डायरेक्टली आप फेस करते हैं। जी जी इसकी जो जी प्रॉब्लम्स थी और मैंने मुझे अपना आप जो ये दर्शक हैं हमारे जो साथी हैं उनको बताने में मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि आपके जो है ये ज़रूर आपके लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन एज अ लीडर ये हर जगह पर एक एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए पूरी दृढ़ता के साथ संघर्ष भी करते हैं, लड़ते भी हैं। मैनेजमेंट के साथ बड़े जो है ईडी क्यूसी साहब के साथ लंबा इनका एक डिस्कशन भी हुआ इस मैटर के ऊपर, और इन्होंने जो है इस मैटर के ऊपर एक बहुत अच्छा जो है वहाँ से एक डिस्कशन करके एक अच्छा जो है वहाँ से एक आउटपुट जो है लेकर के आए हैं। आने वाले समय मुझे लगता है कि फील्ड में जी जो है एक बहुत बड़ी राहत जो है मिलेगी मिलेगी। लोगों को। तो मैं चाहूँगा कि आप इसके लिए अपडेट करें, क्योंकि आपका बिल्कुल सर। आपका खुद का भी जो है इसमें बड़ा जी जो जी है जी सहयोग संघर्ष रहा है। बिल्कुल सर। जहाँ तक जो है परस्यू करने की बात है, तो सीखने के दौर में हैं, जो सीखते हैं सामने से वही मुझे लगता है रिफ्लेक्ट होती हैं वो चीज़ें। तो जहाँ तक बहरहाल जहाँ तक ये बात है मतलब क्यूसी से संबंधित, तो बिल्कुल जैसा सर ने बताया जो है आपके इस इशू के लिए ईडीपी साहब ने ईडी क्यूसी साहब को बुलाया था, मीटिंग में वो थे और उनके सामने ये बात रखी गई और जिसमें हमारा ये मेन कंसर्न था। मैं इस थोड़ा पीछे ले जाऊंगा, हो सकता है एक लेटर आप तक ना आया हो। मैंने जब अभी कहा सवाल पूछने के दौरान कि जब हरियाणा की राज्य समिति ने पत्र लिखा था कि आप जो है एनईसी को पत्र लिखा था कि इस मुद्दे को नेशनली जो है इसको टेकअप कीजिए, तो हमारे उस लेटर के जवाब पे मैनेजमेंट ने ये जवाब दिया था कि मुझे लग रहा है ये 21 अक्टूबर को लेटर आया था। उसमें उन्होंने ये लिख के दिया था, सर को एड्रेस किया गया वो लेटर था कि डीएफपीडी हमारी मिनिस्ट्री और एफएसआई ने इसको इसकी जो रेंज है 0.9 से 1.2 के बीच ही रखने को कहा है। इसको चेंज करने के मूड में वो नहीं है। उसके पीछे रीजन ये बता रहा है कि जो हमारी नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स हैं वहाँ ये फूड ये जो है ग्रेन्स जाते हैं और बियॉन्ड इसके जो है वो ह्यूमन कंजप्शन के मतलब एक हेल्दी ह्यूमन के लिए जो है वो सही नहीं है। मतलब तमाम चीज़ें हैं, थैलेसीमिया और ऐसी ऐसी रोग होने के जो है संभावनाएं रहती हैं। तो ये बात वहां रखी गई और उसमें ये कहा गया कि बिल्कुल हम जो है एक जिम्मेदार यूनियन है और हम लोग कभी नहीं चाहते कि आप नेशनल जो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है हम उसमें हमारा सहयोग नहीं करेंगे। हम रेडी हैं, लेकिन आप एक बार बताएंगे तो सही कि अगर कोई चीज हमसे नहीं हो पा रही है, पॉसिबल नहीं हो पा रही है, तो वो कैसे हम कर सके। वहां बात ये रखी गई कि जो स्ट्रक्चरल वेरिएशन है फार के कर्नल्स में ग्रेन्स में, उसकी वजह से ये मिल सकता ही नहीं, मिल ही नहीं रहा है उसमें, तो क्या हम वो करेंगे। नतीजा ये निकल रहा है कि हमारे जो टीए भाई हैं वो विक्टिमाइज किए जा रहे हैं। ये ऐसा कार्य है जो संभव ही नहीं हो पा रहा है। तो अब इसमें मैं बस ये कहना चाहूंगा कि ईडी क्यूसी साहब की तरफ से जो एश्योरेंस दिया गया है वो ये कहा गया है कि जैसे मैनुअल जो एनालिसिस होती थी वो 20 ग्राम होती थी, लेकिन एफआरके के लिए आपको 50 ग्राम में निकालना होता है एफआरके। तो एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि जो क्वांटिटी होती है सैंपलिंग की वो अगर बढ़ाई जाएगी तो हो सकता है कि हम जो है परफेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो निकट भविष्य में अभी भी मैं ये यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा कि अभी भी ये मैटर अंडर कंसिडरेशन है, विचार विमर्श जारी है हमारी मैनेजमेंट मिनिस्ट्री एफएसआई के बीच में कि इस पर क्या जो है सलूशन लाया जा सकता है, क्या समस्या का हल निकाला जा सकता है जिससे जो क्यूसी वर्ग के लोग हैं वो इसको अच्छे से टेकअप कर पाए। जो भी पॉसिबल होगा उसके लिए ये कदम उठाएंगे, चाहे वो सैंपलिंग का मेथड वो 50 ग्राम से ज्यादा बढ़ाने की भी बात हो सकती है। हाँ, चूंकि अभी रिटर्न में कोई चीज है नहीं तो मैं पूरा एक जिम्मेदारी के साथ जो है वो नहीं कह सकता कि यही होने जा रहा है, लेकिन ये विचार है, ऐसी चीजें हैं इसमें। कुछ जो
प्रोसीजर है उसमें चेंजेस आएंगे। और हमने उनसे ये भी कहा कि जिस एफएसएसआई की बात आप डीएफपीडी की बात कर रहे हो, वही ये भी कहता है कि आप जो मील्स में रियल टाइम में जो टेस्ट है, हाँ, उसके रिकॉर्ड्स देने की बात होती, तमाम बातें होती, उनको मीलर्स को चेक एंड बैलेंस करने की बात, वो बात तो यहाँ आई नहीं। तो उनका भी जवाब वाजिब था कि मिलर तो क्या ही करेगा, वो जो है रिकॉर्ड मेंटेन करके दे देगा, लेकिन उससे हमारी समस्या सॉल्व तो नहीं होती है। तो ये चीजें जो है वहां रखी गई और उम्मीद है, हमें खुशी इस बात की है कि जिस पटल से संघ जो आपका ये मुद्दा रखा और वहां इस मुद्दे की संवेदनशीलता को ईडीक्यूसी साहब के द्वारा समझा गया है और वो समझते हैं कि ये समस्या है। और हमने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की है कि जब तक ये फाइनलाइज नहीं हो जाता कि आप भी जो है ये मान रहे हो सैद्धांतिक रूप से कि ये समस्या है, तो कम से कम जो स्क्वाड्स या जो चेकिंग हो रही है, इतनी स्ट्रिक्टली जो हार्श पनिशमेंट की बात आती है, चार्जशीट, इन सब में जो है थोड़ा ढिलाई बरती जाए। तो उम्मीद करते हैं जल्द ही इस पे जो है कोई समाधान या ऐसी कोई टैक्टिक्स या टेक्नोलॉजी वो लेके आएंगे। और जब सर ने अवसर दिया ही है तो मैं ये बता दूं कि कुछ बिंदु थे क्यूसी से ही संबंधित, जिन पर जो है मिनट्स एजेंडा में नहीं रखा गया था, लेकिन वहां बात रखी गई। एक बात आती है बहुत जो है हमारे क्यूसी के भाइयों के द्वारा कि अलग अलग प्लेटफॉर्म दिन प्रतिदिन लॉन्च किए जा रहे हैं डिजिटल इंडिया के नाम पे। ठीक है, टेक्नोलॉजी है, आगे बढ़िए, ठीक है। तो उसमें समस्या ये आ रही है कि कार्यों की जो रिपीटिशन है वो बढ़ी जा रही है। एक ही चीज हम जो है अलग अलग पोर्टल पे करते हैं। डॉस है, इसके बाद जो है आपका क्यूएमएस आ गया, हाँ, और अभी भी डॉस है। तो ये बात वहां रखी गई कि आप इसको जो है, जो कार्य की जटिलता है उसको थोड़ा कम करें। भाई, टेक्नोलॉजी होती है हमारे कार्य को सहज बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, और आप नई चीजों को एडॉप्ट कर रहे हैं, कम से कम पुरानी चीजों से पीछा छुड़ा लिया जाए। तो ईडीक्यूसी साहब ने स्पष्ट किया है वहां कि बिल्कुल इस पे ये जो डॉस है आने वाले टाइम में ये कंटिन्यू नहीं करेगा। आपका क्यूएमएस अभी भी डेवलपिंग फेज में है, जिसमें प्राइमरली ये प्राथमिक तौर पे जो है ये क्यूसी सेक्शन के कार्य इस पे प्रारंभ हो चुके हैं, डीपो से संबंधित थोड़े बहुत हैं, लेकिन डीपो का भी एक मॉड्यूल आ रहा है। उसको जो है जब वो फुल फ्लेज जो है डेवलप हो जाएगा तो फिर डॉस को हटा दिया जाएगा। हमने एक बात ये भी रखी है कि विभिन्न राज्यों में आप जो है एंट्री, जैसे उत्तर प्रदेश में एफसीएस पर हम एंट्री करते हैं, दूसरे के मॉड्यूल पे क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा इस पे हम जो है आईटी विभाग वालों से देखेंगे, जो भी बन पाएगी देखेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है जब क्यूएमएस ये फुल फ्लेज हो जा रहा है तो हम जो है ये रजिस्टर्स की जो बात है, पेपर्स की बात है, इसको हम हटवा देंगे। और शायद उन्होंने नीचे कोई गाइडलाइंस जो है ऊपर से चली, अभी फील्ड में तो नहीं है, नज़ारद हैं, हाँ, और नहीं होंगी तो आपकी वीकेंड के संग है, आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। वो बिल्कुल क्लियरली मना कर दिया गया है कि कोई भी मैनुअल रिकॉर्ड जो है मेंटेन नहीं किया जाएगा। साफ मना हो गया। तो कार्यों की रिपीटिशंस अपने आप जो है कम हो जाएगी। हाँ, और के लिए एफआरके का जो मैटर था उसमें 20 दिन में मिनिस्ट्री से जो मिनट्स आने हैं, हाँ, उसके बाद जो है क्लैरिटी आ जाएगी उस पर भी जो है वहाँ पर भी। तो ये बात तय हो चुकी है कि 20 दिन में जो है क्लियर कट जो है प्रोसीजर आ जाएगा, कैसे क्या इस पे होना है, आ जाएंगे उस पर। एक हम लोग ने ट्रांजिट लॉस की भी बात वहाँ जो है हमारे मिनट्स में है, उसकी भी बात वहाँ रखी थी सर। उस पे किस प्रकार से जो है उसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी, जो पीछे बताया गया है, कई जगह से प्रॉब्लम्स आ रही थी। जैसे कई फील्ड ऐसी हैं जो नॉन प्रोक्योरिंग है, कई जगह है कि वो प्रोक्योरिंग है। एक ही जो है मैंने खुद एनालिसिस किया इस चीज़ का कि एक ही रेक जो है, एक ही सेंटर से रेक जो है वो दो अलग अलग जगह जाती है और दोनों जगह पर जो है जो लॉसेस का जो ट्रेंड है वो अलग आ रहा है। तो होता क्या है कि टारगेटेड लॉस को जो है अचीव करने लगते हैं लोग जी। और इस पर भी एक क्वेश्चन है जो फील्ड में भी लोग सवाल पूछते हैं कि टारगेट घटाती जा रही है मैनेजमेंट, और ये हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए ठीक नहीं है। मेरा अपना कहना है, देखिए, टारगेट मैनेजमेंट कोई भी सेट कर ले, कुछ भी कर ले, हमारे पास नॉर्म्स हैं कि लॉसेस कितने कब आएंगे। एक जो है उसकी एक जो है पॉसिबिलिटी जो है लॉसेस के ऊपर, जो रिपोर्ट एक सबमिट होती है उस पर हमारे पास एक नियम है कि भाई आपका इतना एक
एक स्टैक है, अगर वो इतने दिन रह जाता है तो उसके बाद उसमें इतना लॉस होगा। एक जो आप रेक जो है भेज रहे हो तो उसमें जो है इतना जो है आपको भी पता है कि इतने जो है लॉस तक ये चीज़ हो सकती है। जस्टिफाइड है कितने क्या है। अब मैटर आता है कि यहाँ पर जब वो टारगेट फिक्स करने जाता है, क्योंकि टारगेट आपका फिक्स होता है आपके मिनिस्ट्री के साथ, मैनेजमेंट का, और वो उसी में एमओयू साइन होता है दोनों के बीच में। उसी के आधार पर एक्सीलेंट और गुड और वेरी गुड का जो है कंसेप्ट आता है। आप हो क्या रहा है, मैंने मैनेजमेंट को खुल के बोला था ये बात, और मैं तो हर पटल पे बात को बोलता हूँ कि मैनेजमेंट जो है वो टारगेटेड लॉस दिखाने के चक्कर में लग गई है, जिसकी वजह से वो धीरे-धीरे जो टारगेट है वो नीचे की तरफ जा रहा है। हम तो कहते हैं आप ज़ीरो टारगेट फिक्स कर लो, हमें क्या दिक्कत है, आप कुछ भी फिक्स कर लो। हमारा एम्प्लॉयी उसमें ज़िम्मेदार नहीं माना जाएगा। और इसके पीछे जो है, पीछे भी एक बात, जब आतिश चंद्रा जी आए थे, याद होगा आपको, गेहूँ के समय में जो है उनकी तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस थे कि अगर ये लॉसेस जो हैं, वो जो टारगेट मिला था, अगर अचीव नहीं होता है तो रिस्पॉन्सिबल के अगेंस्ट में एक्शन लेने की बात वीसी पे कही गई थी। और उसी पर यहाँ पर एक हमारे अधिकारी थे धरनी साहब, उन्होंने जो है इंस्ट्रक्शन सबसे पहला यूपी का निकाल दिया। फिर हम लोगों ने यहाँ से एक उसके अगेंस्ट में एक प्रोटेस्ट लेटर निकाला। फिर हमारी एनईसी ने भी प्रोटेस्ट लेटर दिया। फिर उस पे क्लियर कट लेटर बन के आया, जो मुझे लगता है कि लोगों के पास होना चाहिए। वो तो एक तरह से मतलब आप समझ लीजिए कि वो मैग्ना कार्टा जिसको कहा जाएगा, कि आप अपने घर में लगा के रखो ऐसे लेटर्स को, आप अपने ऑफिसेज में लगा दो, आप अपने एरिया मैनेजर के कमरे के बाहर लगा दो। साफ लिख दिया गया है कि टारगेट को बेंचमार्क कभी नहीं बनाया जा सकता है किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट में। और किसी भी एम्प्लॉय को जो है अगर रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। आपका जो इंस्ट्रक्शन है कि मैलिफाइड जो है इंटेंशन साबित करना, उसकी लापरवाही साबित करना, उसको प्रॉपर तरीके से जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। अब होता क्या है कि अवेयरनेस की जब कमी होती है एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो वो वहाँ से क्या होता है कि वो डरा सा रहता है कि जो उसको कहा जाता है वो उसको नियति मान लेता है। यहाँ पर जब मैनेजमेंट के सामने क्लियर किया गया कि आप, वो कह रहा है कि हम जेवी का जो घटा रहे हैं उससे हमारा फ़ायदा आ रहा है। मैंने उसको क्लियर मीटिंग में भी कहा था, जब मीना साहब थे उनके सामने भी मैंने इसको क्लियर किया। और उस पर जब मीना साहब को क्लियर किया था, इससे पहले जब हमारे सीएमडी साहब जो थे, उनके सामने जब बात मैंने रखी थी कि ये प्रॉब्लम जो है, जो बढ़ रही है, वो आपका जो जेवी डाउन किया जा रहा है उसकी वजह से ज़्यादा बढ़ रही है। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हमारे पास तो डेटा है, क्योंकि स्टॉक डिवीज़न को उन्होंने बुलाया था। स्टॉक डिवीज़न के जीएम जो उस वक़्त तत्कालीन जो जीएम थे, उन्होंने बोला कि जो है नहीं, उसमें हमारा जो डेटा है वो हमें दिखाता है कि हमारे जो घटे हैं और कुछ जगह पर जो है दिक्कतें आ रही हैं, वो भी हम ठीक कर लेंगे। तो हमने उनको बताया था, जो आप एनालिसिस जो कर रहे हो, आप ओवरऑल एनालिसिस कर रहे हो। आप इसको 2 शीट बनाओ इसकी। 2 शीट बनाओ कि एक शीट को आप दिखाओ कि कौन से ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर इसका ठीक आ रहा है, कौन से ऐसे रीजन्स हैं जहाँ इसका नहीं ठीक आ रहा है। और उनके ट्रांज़ैक्शन देखिए कि पिछले 1 डेढ़ साल में उनके यहाँ इन और आउट क्या हुआ है, उन डिपोज़ में कैसे हुआ है। और आप देखेंगे, इसको ऑफ द रिकॉर्ड मैं इस बात को कहता हूँ, आप देखेंगे कि जिन जगहों पर प्रोक्योरमेंट चल रहा था, उन जगहों पर लॉसेस को वही दिखा दिया गया जो माँगा गया। जो जेवी के लिए एक लिमिट लगाई थी, उस लिमिट के जो नीचे रख लिया उन्होंने। और जिन जगहों पर प्रोक्योरमेंट नहीं था, जिनके यहाँ ट्रांज़ैक्शन भी नहीं हो पा रहा था, जिनके यहाँ जो है स्टोरेज ही में नहीं था कुछ, उनके यहाँ लॉसेस ज़्यादा दिख रहे थे। तो उसके पीछे कारण था सबसे बड़ा कि वो जो मूवमेंट है अनाज का, जिससे आदमी जो है कभी-कभी अपनी बोनाफाइड इंटेंशन के लिए ही, अपनी नौकरी बचाने के लिए ही उसको जो है ऊपर-नीचे कर लेता है, वो चीज़ वहाँ संभव नहीं थी। बिल्कुल। तो ये चीज़ पे जब मैंने कहा कि आप जेवी सिर्फ़ घटाते जाओगे, इससे सिर्फ़ एम्प्लॉयी का बर्डन बढ़ रहा है, वो मर जाएगा। तब उन्होंने वो लेटर जारी करवाया था, जो जिसके लिए बात हो रही थी कि वो हमने जो एक्सेप्ट जो है उनको कहा था कि आप मैकेनिज़्म तैयार कीजिए, जेवी कैसे कराया जाए कि जिससे एम्प्लॉयी भी ठीक रहे और एफसीआई का भी नुकसान ना हो। तो उस पर एक लेटर गया, सबसे सजेशन माँगे गए सारे रीजन से। वो सजेशन में कई रीजन्स, अब मीटिंग में तो यही बताया गया स्टॉक डिवीज़न की तरफ से, इस वाली मीटिंग में, कि कई जगह से जो है ये आ चुका है कि कैसे क्या-क्या चेंजेस करने चाहिए। फिर आपको ध्यान होगा कि जब उन्होंने कहा था कि लॉसेस जो है कम, जो जेवी का जो वो है परसेंटेज कम करने से जो है ठीक हुआ है। हमने उसका कारण बताया था कि क्यों ठीक हो गया। फिर हमने उनसे ये कहा था, अच्छा ठीक है, आप 3 महीने के लिए जेवी को जो है का जो लिमिट है वो आप बढ़ा लो एक बार। आप घटाओ मत, एक बार बढ़ा लो। तो आप लॉसेस देखोगे जो है कि
इसमें लॉसेस बढ़ गए अचानक से, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ चोरी हो गई है, वो लोग फिर एक्चुअल दिखाना शुरू करेंगे जो आ रहा होगा, क्योंकि उनको राहत मिल जाएगी, उनके सर से बवाल कट गया। तो मीटिंग में तो यही तय हुआ फिर कि कैसे जो है इसको ठीक किया जाए, क्योंकि इससे कुछ लोग फायदा भी उठा लेते हैं। मैं कहता हूँ हाँ ठीक है, कुछ लोग, कुछ होंगे, बहुत चंद, बहुत बहुत कम, और बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कोई एम्प्लॉय इससे फायदा उठाने की कोशिश करे, वरना मैक्सिमम इससे एम्प्लॉय का नुकसान होता है, एम्प्लॉय झेल रहा होता है। तो वहां पर जो हमने अपनी तरफ से सुझाव दिए थे, उन सुझावों के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं कि जो है जल्द से जल्द इसके ऊपर एक रिजल्ट आए, और अगर टीएल का इशू भी ठीक हो जाता है तो कुल मिलाकर एसएल का इशू भी उससे जो है लिंक्ड है, बिल्कुल लिंक्ड है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो ओवरऑल हम लोग जो है कहीं ना कहीं एक जो है बहुत बड़ी राहत एम्प्लॉयज़ के साथ दिलाने में हम कामयाब रहेंगे इस चीज़ के ऊपर। और हम ये दिमाग से बिल्कुल निकाल देना चाहिए कि टारगेट फिक्स कर रहा है तो हमारे लिए कोई नुकसान है। मैं फिर कह रहा हूँ, टारगेट वो ज़ीरो कर ले, हमें तो साथ खड़े होना है, ठीक है, हम टारगेट ज़ीरो करने की दिशा में आपके साथ काम करेंगे, लेकिन गलत चीज़ों को अपने सिर पे नहीं ला देंगे कि आपका टारगेट अगर अचीव नहीं हो रहा है तो हम उसके लिए ज़िम्मेदारी, क्योंकि हम टारगेट बेसिस पे नौकरी करने नहीं आए हैं। हमारी अपनी जो है सर्विस कंडीशंस है, उसके अंतर्गत हम नौकरी कर रहे हैं। टारगेट अचीव नहीं होता है तो वो मैनेजमेंट और जो है एफसी जो मिनिस्ट्री के बीच के एमओयू का पार्ट है, वो हमारे सर्विस कंडीशन का पार्ट नहीं है। तो इसके लिए जो है किसी एम्प्लॉय को डरने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर ऐसी कोई बात आ रही हो तो वो अपनी कमेटी के माध्यम से एनईसी को जो है इसकी सूचना दे, हम इस मैटर को उठाएंगे दोबारा से। तो पिछली वीडियो और इस वीडियो को मिला करके लगभग जो मेन मिनट्स के पॉइंट्स थे, एजेंडा पॉइंट्स, वो सारा कवरअप किया जा चुका है सर, और बहुत बढ़िया से आपने वो किया। अब इसमें दो चीज़ जो है जो एक बहुप्रतीक्षित जो है वो रही, सुनना भी चाहेंगे हमारे साथी, एक एनुअल इंक्रीमेंट और एक बंचिंग। इस पर क्या जो है मैनेजमेंट का स्टैंड है? इस पर मैंने पीछे भी जो वीडियो अभी आप चला रहे थे, इससे पहले के पार्ट में जब जहां आपने रोका था उससे पहले वाले पे, तो किसी की मंशा को समझाने के लिए मैंने बंचिंग का जो है वो सहारा लिया था। और मैं ये कहूँगा कि इसमें एम्प्लॉयज़ की जीत है, ये बहुत बड़ी जीत है, और एम्प्लॉयज़ की जीत भी है, और एम्प्लॉय का जो रिप्रेजेंटेशन है निस्वार्थ था, और जिसकी वजह से ईश्वर ने चाहा तो ये समस्या का समाधान बहुत जल्द हो जाएगा। अब इस स्टेज पे हम हैं कि मैनेजमेंट ने भी उस जगह पर एक्सेप्ट किया है कि हमारा जो स्टैंड है वो बिल्कुल ठीक है। उसमें हमने उसको ये क्लियर किया कि आप नए प्रपोजल के साथ आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। नया प्रपोजल देने में हमें क्या है, नया प्रपोजल एक इंक्रीमेंट है, आप बढ़ जाओगे, लेकिन मुझे पता है कि ये प्रपोजल आप एक्सेप्ट भी कर लो, ये मिनिस्ट्री में जाकर के ये गिरा दिया जाएगा, ये डीपी इसके लिए एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि इसको नए प्रपोजल को आज की डेट में हम आपके साथ जो है सेटलमेंट कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। तो उसकी टेक्निकलिटी के ऊपर जो है मैंने जो है उनको जब समझाया तो उन्होंने समझा इस बात को, और दोनों ही पॉइंट को मैं जल्दी बोल दूं कि बंचिंग और उसको दोनों को ही जो है मैनेजमेंट ने हमारे स्टैंड को समझा है, और उसको वो बोर्ड में लेके जा रहे हैं दोनों ही पॉइंट को, कि वो मिनिस्ट्री से उसको जो है ठीक कराया जा सके। और इस दिशा में बंचिंग का इशू जो है वो तो क्लियर है कि बंचिंग में क्या है। बंचिंग में तो 1 तारीख को 1/17 की डेट में जो बंच हो रहे होंगे उनको एक सीनियर को जो है उससे उस बंचिंग से निकालना है, बस यही एक सीधा सा था। एनुअल इंक्रीमेंट के मामले में अलाइनमेंट जो है, जो बिगड़ गया है उसको ठीक करने का, अब बार-बार मैं देखता हूँ कि जहाँ बिगड़ा हुआ था, जहाँ असंभव था, वहाँ सिर्फ एक सवाल दागे गए, कभी आप नहीं देखोगे उसको ठीक करने की कोई बात कर रहा था। इस बीकेएन के संघ ने सब बर्बाद कर दिया। मैं पहले भी कह चुका हूँ, बीकेएन के संघ ने तो एमओयू करके भेजा था कि जनवरी में लगना है। बीकेएन के संघ का एमओयू बोर्ड में पास हो गया, मिनिस्ट्री में पास हो गया, जब डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में गया वहां पे जाकर के उसके ऊपर क्वेश्चन लगा दिया गया, तो वो सरकार ने किया यार। बीकेएन के संघ तो इस चीज के लिए तैयार ही नहीं था कि इस चीज को जो है आप इस तरह से बदलोगे, और आज भी शुरुआत से पहले दिन से हम इसके ऊपर लड़ाई कर रहे हैं। हम लड़ाई करते 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 सीजीआईटी तक पहुंच गए, सब मरी हुई हालत में कह रहे थे कि मरे हुए केस को मैं चला रहा हूं यहाँ पे। उस जगह पे आज हम सीजीआईटी में खड़े हैं, तो क्या वो मेरा एनुअल इंक्रीमेंट क्या मेरा है? मैं तो जो है उस चीज से बाहर था, बिल्कुल, मैं तो 2015 से पहले आया हूँ, तो मेरे ऊपर तो ये लागू भी नहीं होना है।
तो मैं क्यों इसके लिए लड़ रहा हूँ? क्योंकि मेरे ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, जो हजारों कर्मचारी विश्वास करते हैं मेरे ऊपर, उनके लिए उत्तर प्रदेश की जब जिम्मेदारी थी तब भी सैकड़ों कर्मचारी थे जो मेरे ऊपर बिल्कुल। विश्वास कर रहे थे, तो उनके लिए लड़ने गया था। आज तो पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई है कि वहां पर इसको ठीक कराना है। तो अब ये स्ट्रेटेजी जो थी मैनेजमेंट के सामने यूनियन की कि भाई इसको पैरेलल में हम सीजीआईटी में रखते हुए हमने पैरेलल में बातें की और मैनेजमेंट को तैयार किया इस बात के लिए कि ये जो है इसको अप्रोच किया जाए ठीक करने की दिशा में। हम कामयाब रहे उनको समझाने में और जल्द से जल्द जब हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट बोर्ड की मीटिंग में ये प्रपोज़ल जो है रखा जाए और ईश्वर से प्रार्थना भी करेंगे कि ये एक्सेप्ट हो और इसको दोबारा से इसको ठीक कराने की दिशा में बढ़ा जाए। और मैं वहाँ भी कह के आया हूँ कि ये सिर्फ़ हमें ये नहीं देखना चाहिए, मेरा अपना मानना है, जो एम्प्लॉयी आज की डेट में नहीं है डिपार्टमेंट में, हमें तो उसको भी देखना है। क्योंकि हम जिस जगह काम कर रहे हैं, जो एक हम ऐसा नहीं है कि हम डिपार्टमेंट में आ गए हैं तो ये मेरे घर की बनाई हुई जगह थी। डिपार्टमेंट में एक वैकेंसी के अगेंस्ट में मैं आया हूँ। इस वैकेंसी पर एक कोई सीनियर आदमी रिटायर होकर चला गया है, उसकी जगह को मैंने लिया है। उसने इसको सुरक्षित छोड़ा था, एक सर्विस कंडीशन सुरक्षित छोड़ा था। मैं जब आया तो मेरे पीछे जगह बनी उस रिटायर होने की वजह से। मैं तो अभी आया हूँ किसी की जगह पे। आज की डेट में बच्चा आ रहा है डिपार्टमेंट के अंदर या जो अभी 2015 के बाद जो लोग आ चुके हैं इसमें डिपार्टमेंट के अंदर, उन लोगों ने भी किसी की जगह को लिया, उनकी जगह जो सुरक्षित छोड़ के गए थे, है ना? और फिर आज की डेट में उनकी सर्विस कंडीशन बदल दी गई। बिल्कुल। हमारी क्या जिम्मेदारी है? मैं अकेला जिम्मेदारी ठीक है मैं उठाऊंगा क्योंकि मैं तो उस पोस्ट को देख रहा हूं, लेकिन कलेक्टिवली ये हर उस लीडर की जिम्मेदारी थी जो अपने आप को लीडर कहता है। उस दिशा में कोई काम करना अगर चाहता है तो उस दिशा में उसको काम करने दो। उससे रोकना मतलब आप नहीं चाहते हो कि चीजें ठीक हों, आपको सिर्फ एक एजेंडा पूरा करना है कि आपको इलेक्शन में सिर्फ ये दिखाना है कि ये बीके के संघ का फेल्योर था कि इसकी वजह से जो है ये एजिटेशन जो पे गए नहीं और इन लोगों ने जो है इसको जो है होने दिया और ये जो है इस पे कोई रेजोल्यूशन नहीं आया और लोगों का इतना बड़ा नुकसान हो गया। मैं कहता हूं कि जिस दिन से इसमें बदलाव की बात हुई थी उस दिन से हम लोग इसके अगेंस्ट में खड़े हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और 2000 जो है ये आपका जब बदलाव हुआ, बदलाव कब हुआ? 2021 में हुआ। 21 में बदलाव के बाद से हम धूल फांक रहे थे यहाँ आरएलसी लखनऊ की, तब जो है यही लोग खड़े होकर के जो है बोल रहे थे। यहाँ पे तो एक स्क्रीनशॉट चलाया गया यूपी से कि जो है नेशनल के मुद्दे को यहाँ चलाया जा रहा है, ये लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये बात कही गई थी कि नहीं कही गई थी? पूरा स्क्रीनशॉट चलाया गया। और वही लोग जब हम आरएलसी में थे तो कहते थे आरएलसी खेलते हैं, ये लोग चाहते ही नहीं लोगों का फायदा हो। और आज वही आदमी आरएलसी में खड़े होकर के कहते हैं कि हमें न्याय दे दो। आरएलसी के सामने न्याय मांग रहे हैं। ये तो एजिटेशन करने गए थे, फिर न्याय मांगने कहाँ चले गए? वो एजिटेशन, मैं ये कहता हूं कि आप एजिटेशन करिए क्योंकि आपको करना चाहिए, लेकिन किस चीज पे करना है ये इस पे ध्यान देना किसकी जिम्मेदारी है? साथियों, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, किसको देखना है? आप बेवजह की चीजों को लेकर के एजिटेशन करने जाते हैं जिससे एम्प्लॉय कुछ मतलब ही नहीं है। तो एजिटेशन कर भी तो नहीं रहे हैं, सिर्फ कागज भी चल रहा है। एजिटेशन का इन्होंने नोटिस दिया था, एजुकेशन का नोटिस दिया, कागज पे ही चल रहा है। इन्होंने शुरू भी किया, ब्लैक बैजेस लगवाए और पहले दिन लोगों को ये बेवकूफ बनाया कि इसमें सब लोग साथ में काम कर रहे हैं, आपकी डिमांड है, आपकी डिमांड है। और दूसरे दिन से कोई आना बंद कर दिया लोगों ने। वजह क्या है कि ग्राउंड पे तो कोई क्लियर ही नहीं था। आप समझिए, आप पूरा एजेंडा उठा लें जो चार्ट ऑफ डिमांड है, पहली डिमांड से लेकर आखिरी डिमांड तक ऐसी कोई डिमांड नहीं है जिसके लिए आप लोगों को उनको उस जगह पे खड़ा करिए जो आपकी जोनल कमेटी ऑलरेडी खड़ा करके उनको नुकसान पहुंचा चुकी है। पंजाब में दिलवा चुकी है, दिला दिया ना कई लोगों को, जो है उनको बेचारे जो है धूल फांक रहे हैं आज की डेट में। एससीएन मिल गई, चार्जशीट पे स्टे लगा है, वही चीजें हैं। आप किस चीज को ले जा रहे हो? आप ओटीए के लिए लेके जा रहे हो। ओटीए के लिए जब हम सेटलमेंट करा के चले आए, हमने जो है मैनेजमेंट से यहाँ से एक क्लैरिफिकेशन जारी करा दिया। मैनेजमेंट, यूपी की मैनेजमेंट ने ऑलरेडी ऐसा क्लैरिफिकेशन जारी किया जो इससे पहले कभी जारी नहीं हुआ था। उसके बाद क्या जरूरत पड़ी थी कि आपको, अरे किसी जगह पे अगर पेमेंट नहीं हो रहा था उस जगह को कहते कि आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, आपने तो जो है एक जो है वो जारी हो चुका है। लेकिन नहीं, आपको तो इलेक्शन का एक जो है माहौल बनाना है, वो सारा इलेक्शन का एक वो है
कि लोगों को भ्रमित करना कि इस तरह से कि जो है हम लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारे अगेंस्ट में, क्योंकि इतने दिन से इन्होंने जो रेत की दीवार जो खड़ी की थी, वो अब जो है जब इनको जब एम्प्लॉय थोड़ा सा, देखिए एम्प्लॉय जब नया आया है, बड़ी संख्या इन्होंने देख ली कि बड़ी संख्या में लोग नए आ रहे हैं, वो एम्प्लॉय अभी जब तक समझेगा तब तक इलेक्शन हो जाएगा, उसमें हम इनको जो है बेवकूफ़ बना ले जाएंगे सारे लोगों को। यही था इनका मुद्दा। लेकिन वो एम्प्लॉय समझदार है, पढ़ा लिखा है, उसकी आप योग्यता को पर सवाल खड़ा कर रहे हो, अगर आप ऐसी सोच के साथ उसको जो है चला रहे हो, आप उस एम्प्लॉय के साथ जो है धोखा करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि वो धोखे में आएगा ही नहीं आपके। सब चीजें सबको दिखती हैं। क्यों ऐसे एजिटेशन की तरफ ले जा रहे हो, जिससे एजिटेशन का आपका मुद्दा कुछ और है उसके पीछे का, और सामने आपने कुछ और रखा है, और अंत में जब एक्शन की बात आएगी, जब आप एक तो इलीगल एक्टिविटी करते हो, और उसके बाद कल को अगर कोई एक्शन होने लगे तो फिर पता चला कि वो जो एजेंडे के पीछे लोग बैठे थे उनको तो कुछ नहीं होना है, वो तो साफ साफ निकल जाएंगे, जैसे जोनल वाले निकल गए। मरेगा कौन? जो फील्ड में सामने खड़ा होकर के लड़ाई कर रहा होगा बेचारा मर जाएगा। और आप देखिए पिछले एक भी आप आदमी को उठा लीजिए जो कि हमारा कोई एजिटेशन हुआ हो, जिसमें हमारे एजिटेशन में कोई पार्टिसिपेट किया हो, और उसने जो है, हमारी तो पहली शर्त यही होती है मैनेजमेंट के साथ, कहीं उदाहरण नहीं मिलेगा। जब भी बीकेएन के संघ ने एजिटेशन किया, वो तब किया जब सर से ऊपर पानी जा चुका था, कोई कुछ नहीं बचा था, कोई हमारे पास ऐसे रास्ते नहीं थे जिस पर हमें उसके अलावा कोई और रास्ता बचे कि भाई हमको ये रास्ता भी अपना लेना चाहिए। तब हमने एजिटेशन किया, और उस एजिटेशन में भी बढ़ चढ़ कर जब काम कर लिया, तो सबसे पहली जो है कोशिश ये होती थी, डिमांड ये होती थी कि पहले तो हमारे उन लोगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए जिन लोगों ने एजिटेशन किया, और उस दिन का जो है, जिस दिन स्ट्राइक हुई है, उस दिन को छुट्टी का दिन घोषित किया जाए। और हुआ भी यही, मेरे सामने 2-3 हुए, हर बार हमारे लीडर्स ने यही करके दिया। उसके बाद जब हम लोगों का टेन्योर आया, हमने स्ट्रेटेजिकली जो है एक भी एजिटेशन पर किसी को जाने नहीं दिया, और सारे जितने भी नतीजे हैं वो एम्प्लॉय के फेवर में आने लगे। ठीक है, अब बात ये आती है कि लीडर की जिम्मेदारी क्या है। सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि जब आपके जो ताकत हैं, जो आपके पीछे हाथ हैं, आपको सबसे पहले उनको सेव करना चाहिए। और जो ये हरकतें चल रही हैं पूरे नॉर्थ जोन में, ये पूरे यूपी में जो कोशिश की गई, जिसमें नाकाम तो रहे ही, लेकिन जो ये तरीके हैं, ये तरीके इनको बंद करने चाहिए। इन तरीकों से हट करके वेलफेयर की जो है चीज़ों में काम करना चाहिए, वरना चीज़ें जो है वो आप समझ लीजिए आप यूनियन नहीं चला रहे हैं, आप एक ट्रेड चला रहे हैं। इसका मैं एग्जांपल आपको छोटा दे दूं, प्रोटेक्टेड वर्कमैन का मैटर था, मैनेजमेंट एक कंफ्यूजन में था, हम बार बार उसको कह रहे थे कि ये आईडी जो है उसका पार्ट है, आईडी एक्ट का पार्ट है, और आईडी एक्ट मैनेजमेंट को ये पावर नहीं देता कि वो डिसाइड करेगा कि कब निकले कब नहीं निकले, उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है कि उसको निकालना ही निकालना है, एक ऑब्लिगेशन आता ही है। मैं बार बार कह रहा था कि कोई वैलिडिटी खत्म नहीं होती है, वो कंटिन्यू अपने आप हो जाता है वहां से जहां से ये प्रोटेक्शन की डेट आप दिखा रहे हो, निर्धारित कर रहे हो। ये मैटर के ऊपर हमारे यूपी का एक बंदा जो है वो ट्रांसफर हो गया था, प्रोटेक्टेड था, ट्रांसफर हुआ उसके टेन्योर की वजह से। उस मैटर को जो है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन जो है उसके ऊपर कंफ्यूजन हेडक्वार्टर में बना हुआ था, वहां पे यहाँ की मैनेजमेंट कंफ्यूज थी क्या करना है क्या नहीं करना, उसने उसको रिलीव भी कर दिया। ये मैटर हम आरएलसी लेके पहुंचे, उस आरएलसी में उस ऑर्डर को के ऊपर हमने एक स्टे कर लिया, वो ऑर्डर आज भी स्टे है। ठीक है, जब वो स्टे था उस टाइम पर नेशनल से लेकर के रीजनल तक के इनके लीडर्स ने क्या किया, मैनेजमेंट से ये कहा कि ये प्रोटेक्शन कैसे इनको मिल गई, प्रोटेक्शन तो खत्म हो चुकी है, ये उसी हथियार को खत्म करवाना चाह रहे हैं जो यूनियन ये जाकर के यूनियन लीडर हो करके वो प्रोटेक्शन के जैसी चीजों के ऊपर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इनको क्यों रोका गया है, जबकि ये प्रोटेक्टेड नहीं है, इनकी प्रोटेक्शन खत्म हो चुकी है, और इसके मेरे पास प्रूफ है कि इन लोगों ने जाकर के उसके लिए लड़ाइयां की हैं अथॉरिटीज से। और उसके बाद उसी व्यक्ति का आदमी अक्टूबर नवंबर महीने में अहमदाबाद से ट्रांसफर होता है, प्रोटेक्टेड वर्कमैन था जिसकी लिस्ट अभी इनकी कुछ नहीं हुआ है, उसके ऊपर तो कोई काम भी नहीं हुआ है, लेकिन हम ये मानते हैं कि प्रोटेक्शन बनी रहती है, उसको देने और लेने की जरूरत नहीं होती है। मैं उसमें उसको सपोर्ट करता हूं, लेकिन उस बंदे ने उसको रोकने के लिए मैनेजमेंट के सामने इस बात को रखा कि वो प्रोटेक्टेड वर्कमैन है, उसको क्यों ट्रांसफर किया गया। उसका आज कैप्टन इवेंट्स में ऑर्डर गया। मैं कहता हूं ये बहुत अच्छी चीज है कि मैनेजमेंट ने कैप्टन इवेंट्स में डाल दिया, और उसको पता होना चाहिए मैनेजमेंट को कि प्रोटेक्शन का विंडो कभी नहीं बंद होता है। ठीक है, लेकिन वही आदमी आज इस बात को कह रहा है कि प्रोटेक्शन उसकी खत्म नहीं हुई है। वही आदमी आज से करीब 2 महीने पहले पीछे पड़ा हुआ था यहाँ मैनेजमेंट के कि जो है उसको आपने रिलीव कैसे नहीं किया। तो ये दोहरी एक जो मानसिकता है उससे बाहर आना चाहिए।
एक लीडर को जो है बहुत क्लियर होना चाहिए इस चीज़ के लिए कि जो अधिकार हैं वो अधिकार किसी भी ग्रुप के हों, वो उसके अधिकार ख़त्म नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए। तो साथियों, सर के जैसे लास्ट अंतिम वर्ड्स जो आज की इस वीडियो के थे कि अधिकार खत्म नहीं होने चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ कि आपके इन समस्त अधिकारों के संरक्षण के लिए बीकेएन के संघ सदैव लड़ती रही है। लड़ने का मतलब एजिटेशन ही नहीं होता। जरा आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति मेरी बात मान ले रहा है तो मैं बात से आगे क्यों बढ़ूंगा। जब आपके पिछली वीडियो और इस वीडियो को मिला लेंगे, 4 लंबित मुद्दे, होटल लीज, एनुअल इंक्रीमेंट बंचिंग, ये जो 4 लंबित मुद्दे हैं, ये आपके बोर्ड की मीटिंग में जा रहे हैं। आपकी ट्रांसफर पॉलिसी पे जो माहौल गर्म था कि ये हो गया वो हो गया, आपको बताया गया सर के द्वारा कि इस पे आपको जो है बाकायदा मतलब ड्राफ्ट्स आएंगे, उसके बाद ये एक मौका होगा, ये हो गया। ठीक, स्टैग्नेशन पे बात आगे बढ़ रही है, TA3 की स्टैग्नेशन की। हाँ, तमाम चीज़ें जब आगे हम बढ़ा ले जा पा रहे हैं, और मैं तो इस बात को मानता हूं कि सबसे बड़ा जो अस्त्र है वो हमारे महापुरुष लोग भी कह गए हैं, चाहे वो गांधी जी रहे हों या अन्य महापुरुष, की फाइनली आपको टेबल पे बात करनी है, क्योंकि हम अंग्रेजों से नहीं लड़ रहे हैं। और ओवरऑल इन सबसे ऊपर जो है संवैधानिक पटल, RLC कोड, तमाम चीजें तो है ही। और मैं ये मानता हूं जिस प्रकार संवैधानिक प्रावधानों की बात की जाती है, जिसके अंतर्गत आपके RLC कोड तमाम चीजें आती हैं, उसी में एक ट्रेड यूनियन भी आती है। संवैधानिक प्रावधान ही है ये ट्रेड यूनियन। ये ऐसे नहीं आ गया कि हम लोग ने चलो ये मैनेजमेंट ने मेहरबानी कर दी और चलो ठीक है आप कर्मचारियों की तरफ से बोलिएगा, ऐसा नहीं है। ये पूरा जो है एक्ट है, उसकी वजह से आप जो है ये सब चीजें कर पा रहे हो, अपनी मांगों के लिए नेगोशिएशन कर पा रहे हो, तमाम चीजें। बहरहाल साथियों, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज छुट्टी के दिन आपने जो है समय दिया, और मैं उस चीज का गवाह रहा हूं, और गवाह तो मैं हमेशा रहता हूं जो है कि किस प्रकार आपके सारी डिमांड्स को, सारे मुद्दों को न सिर्फ दमदारी के साथ रखते हैं, एक बात को कहना अलग होता है और तर्कपूर्ण तरीके से। तर्क जो होते हैं वो तुरंत नहीं आते हैं। जब कोई भी व्यक्ति उस जीवन को जी रहा होता है तन्मयता के साथ, जो है मतलब वो उससे 24/7 उस चीज में रहता है, तो एक इकोसिस्टम पर बन जाता है। जैसे तैयारी के दिनों में जब मैथ का पेपर आता था जो है इंग्लिश के बाद, तो उस दिन से आप मैथ वाले मूड में चले जाते थे। ऐसे लगता था कि चारों तरफ इक्वेशंस घूम रहे हैं। तो इनकी तरफ तो मैं देखता हूँ जो है वही एक इक्वेशंस ही घूमता रहता है सर की तरफ, अगल बगल जो है कि यूनियन की कौन से प्रावधान कैसे किस तरफ से किया जाए। और सौभाग्यशाली हैं हम लोग, आज हम लोग भी सीखते हैं इन सब चीजों से। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटियों से, स्टेट कमेटियों से, कि साथ ही साथ जोनल कमेटी से भी, कि जो ये मिनट्स हैं, मिनट्स के जो पॉइंट्स हैं, ये सभी सदस्यों तक, हमारे सभी कर्मचारी भाइयों तक, बहनों तक जरूर से जरूर ले जाइए। आप इसको विनती हाथ जोड़ के समझिए, क्योंकि जब तक लोगों तक सूचनाएं नहीं जाएंगी, आपके ये कार्य जो किए जा रहे हैं, उनके क्या अधिकार हैं, वो जो है जब तक उनको नहीं पता चलेगा, तब तक आप ये समझिए ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज की, बीकेएन के संघ की ये लड़ाई अधूरी है। और आप सभी जो है बैकबोन है, और वरिष्ठ साथियों से भी निवेदन है, और इसी तरह अपना साथ बनाए रखिए। और खास करके जहां कहीं भी आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, हमारे किसी भी बीकेएन के संघ के सच्चे सिपाही, वरिष्ठ साथी, किसी भी पदाधिकारी को, तो पिछले 1 साल के वीडियोज पड़े हैं जिसमें विस्तृत परिचर्चा है। आप वहां जाएंगे, किसी भी मुद्दे पर आपको जवाब वहां मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आप वहां ढूंढिए प्लेलिस्ट में। धन्यवाद साथियों, इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे समय समय पे आपको नवीनतम जानकारियां प्राप्त हो सके। धन्यवाद सर।